हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 17 सितंबर 2020। ये बाइलिंगुअल सेशन है और इसमें हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। द फर्स्ट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान दे हैव बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो भारत और अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। द टर्म फॉर इंडिया एज अ मेंबर विल बी फॉर 4 years फ्रॉम 2021 to 25। और इंडिया के लिए एक ये मेजर अचीवमेंट है क्योंकि अभी इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इलेक्ट हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया का जो टर्म है वो 2021 से स्टार्ट होगा। एंड नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना तीन कंट्रीज़ ने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस के लिए, लेकिन चाइना जो है मेंबर नहीं बन पाया। इंडिया और अफगानिस्तान ने इलेक्शन जीत लिया। दे वर इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। और इस वर्ष यानी 2020 जो है ये 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन को मार्क करता है। साथ ही इस 1995 में जो है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है ये अडॉप्ट किया गया था, तो इसकी भी 25वीं वर्षगांठ है इस साल। जो 64th सेशन है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का वो मार्च में स्टार्ट होना था, बट कोविड-19 के कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसकी थीम थी बीजिंग +25 रियलाइजिंग जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की हम बात करें तो ये एक फंक्शनल कमीशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का ये कार्यात्मक आयोग है। ये यूएन ऑर्गन है जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है कार्य करती है। एंड इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ECOSOC के द्वारा, जो संकल्प 11(2) था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके जो मेंबर्स हैं एट अ टाइम 45 मेंबर्स ही इसके मेंबर की तरह कार्य कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर इसके? न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है, जहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर हैं, वहीं पर जो है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के भी हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है? अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, बोथ A एंड C। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, दैट इज बोथ A एंड C, यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही जो है यहाँ पे इसके वो बन गए हैं मेंबर। मूविंग फॉरवर्ड, एयरक्राफ्ट बिल 2020 हैज़ बीन पास्ड इन राज्यसभा। इससे पहले ये जो है मार्च में लोकसभा में पास कर दिया गया था और अब इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया है। तो ये पार्लियामेंट से पास हो गया है और इसको प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। ये जो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 है ये एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 में संशोधन करता है। एंड ये जो बिल है इसमें 3 बॉडीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत हैं, यानी कि 3 अथॉरिटीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है शामिल है। इनको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा। ये जो बॉडीज होंगी तीनों, इसको हेड करेगा कौन? डायरेक्टर जनरल एक हेड करेगा इनको, और इस डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट केंद्र के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सेंटर विल बी अपॉइंटिंग दिस डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की हम बात करें तो ये 1997 में फॉर्म हुआ था और ये सिविल एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करता है, एयरपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है, लाइसेंसेस देता है पायलट्स को और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, और साथ ही जो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मैटर्स हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन करता है।
और ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ICAO की जो स्थापना है ये 1947 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा। तो मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में लोकेटेड है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? फैंग लियू हैं। फैंग लियू ICAO के सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो भी स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं सिविल एविएशन से रिलेटेड, उसको जो है ये निर्धारित करता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1978 में। और दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और जो 17 एनेक्जर में जो शिकागो कन्वेंशन हुआ था ICAO का, उसका जो 17 एनेक्जर है उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। मोटी मोटी बात करें तो हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ये देखता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की हम बात करें तो ये 2011 में फॉर्म हुआ था। एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस ऑफ ICAO। तो इसका गठन ICAO के मानकों और अनुशासित प्रथाओं के अनुपालन में किया गया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टैट्यूटरी बॉडीज थ्रू एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस निकाय को विमान संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से सांविधिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड ऑल ऑफ द अबव। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next is World Ozone Day or International Day for the Preservation of Ozone Layer is celebrated every year on 16 September, क्योंकि इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा, किस लिए? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1985 में लोगों ने जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड की, उन्होंने वियना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। ये जो वियना कन्वेंशन है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और इसी कन्वेंशन का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें ये तय किया गया था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उनको फेज आउट किया जाएगा, उनको चरणबद्ध तरीके से जो है उनका इस्तेमाल ख़त्म किया जाएगा। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हम कह सकते हैं कि जितने भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल अब तक साइन हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव रहा या फिर सबसे ज़्यादा जो जिसके रिजल्ट्स देखने को मिले वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें 99% जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट किया गया। 16 सितंबर 2009 यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे जो 2009 में मनाया गया था, 2009 वाले में पहली बार ये ट्रीटीज़ ऐसी बनी, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनको यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया UN की सारी कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसलिए भी ये दोनों कन्वेंशन और प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद 2019 में किगाली अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ताकि जो HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, इनको जो है फेज आउट किया जाए, ताकि अगर ये फेज आउट हो जाते हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर राइज है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको अवॉइड किया जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1994 में UN जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाएगा। ओजोन लेयर की बात करें हम तो ये एक गैस की लेयर है, इट इज़ अ शील्ड ऑफ गैस जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल UV रेज से, क्योंकि जो ये UV रेज होती हैं ये स्किन कैंसर कर सकती है, ह्यूमंस में इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को जब हम कहते हैं कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है या फिर ओजोन होल है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो रही है, तब हम कहते हैं कि ओजोन होल बन रहा है। अब इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस कौन सी यूनिट में मेजर होती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओजोन लेयर को हम किस यूनिट में हम मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट, ठीक है। तो हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। तो जो एवरेज अमाउंट है ओजोन का एटमॉस्फेयर में वो रफली
300 डॉप्सन यूनिट है, और अगर ये 100 से कम होता है डॉप्सन यूनिट से, तो हम कहते हैं कि ये जो है ओजोन होल यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इट कॉजेज स्किन कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया। और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, क्योंकि 35 साल पूरे हो गए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन को साइन किए हुए, तो इसीलिए है 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर protection. Let's see a question. Kigali Amendment to the Montreal Protocol aims at phasing out which of the following ozone depleting substances? Montreal Protocol में किगाली संशोधन का लक्ष्य निम्नलिखित ओजोन घटने वाले पदार्थों में से किसके इस्तेमाल को खत्म करना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, HFCs, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड क्लोरोबेंजीन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज HFCs। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज PM मोदी इनॉग्रेट 7 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे एंड अमृत स्कीम इन बिहार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजना का उद्घाटन किया है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, ये पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई और सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। ये प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया 15 सितंबर को, जो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है, अभियंता दिवस, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है M विश्वेश्वरैया की। और PM मोदी ने ये भी कहा उस ओकेजन पे कि जल जीवन मिशन जो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन, जिसमें ये गवर्नमेंट का एम है कि लोगों तक जो है स्वच्छ जल, जो है पीने का जो पानी है वो घरों तक पहुंचाना है, टैप वाटर कनेक्शंस को रूरल हाउसेस तक स्पेशली। तो अभी इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ वाटर कनेक्शन जो है दिए जा चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री। नमामि गंगे की हम बात करें तो इसको जो है यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में अप्रूव किया था। और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा नमामि गंगे, तो गंगा से रिलेटेड है, तो गंगा का जो पोल्यूशन है उसको कम करना है और गंगा को कंजर्व और रिजुविनेट करना है। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2015 और इस वर्ष इसके 5 साल पूरे हो गए। This focuses on establishing infrastructure that could ensure a sufficiently strong sewage network and water supply for urban transformation. तो ये बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है जो शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च 7 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे एंड अमृत स्कीम्स इन बिहार। नमामि गंगे एंड अमृत स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नमामि गंगे और अमृत योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2014 एंड 2015, 2015 एंड 2017, 2014 एंड 2016, 2016 एंड 2019। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer is option A, that is 2014 and 2015. Next is a new aims at Darbhanga and Haryana orbital rail corridor projects. These have been approved by Union Cabinet. और ये जो हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये पलवल से सोनीपत के लिए है। और जो न्यू एम्स की स्थापना की जाएगी एट दरभंगा में, इट विल बी स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और इसके कंप्लीशन में 4 साल लग सकते हैं। साथ ही जो हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है पलवल से सोनीपत के लिए, इट विल रन वाया सोना मानेसर खारखौदा and it will end at Harsana Kalan station on the Delhi Ambala section. हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDC इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो जो जॉइंट वेंचर होता है गवर्नमेंट का, उसमें कुछ गवर्नमेंट की PSUs का और गवर्नमेंट की अलग डिपार्टमेंट्स का, तो
वही ज़्यादातर इन प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इम्प्लीमेंट करेगा। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और हरियाणा गवर्नमेंट की। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इट विल टेक अराउंड 5 years टू कंप्लीट। और अगर हम एम्स की बात करें तो भारत में अभी 15 एम्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और गवर्नमेंट एम कर रही है कि 8 और एम्स को ऑपरेशनल करना है बाय 2025। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बात करें हम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, तो उसको 2003 में लॉन्च किया गया था and it aims to curb the regional imbalances in the field of tertiary healthcare services and promote facilities for quality medical education in India। तो देखिए इसका पर्पज़ यही है, सिंपल सी बात है कि जो भी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उस क्षेत्र में जितने भी जो भी क्षेत्रीय असंतुलन है उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है और साथ ही जो मेडिकल एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है कि एम्स की तरह के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करना है, दूसरा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड करना है। ये इसके 2 मेजर एम हैं। हरियाणा की हम बात करें तो दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 1 November 1966। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और ये जो अपना बॉर्डर है ये पंजाब, यहाँ पे आप लोकेशन देखिए हरियाणा की, और फिर इसके जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, ओवर हेयर उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, और ये दिल्ली को 3 साइड से जो है सराउंड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसकी जो राज्यसभा सीट्स हैं वो कितनी है? वो 5 है और लोकसभा सीट्स 10 हैं। तो जो भी स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं उनकी राज्यसभा सीट्स और जो लोकसभा सीट्स हैं उनको आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लेते हैं। देन उसके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बॉर्डरिंग स्टेट्स को भी आप ज़रूर पढ़िए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ न्यू एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, दरभंगा इन बिहार, रोहतक इन हरियाणा एंड रुड़की इन उत्तराखंड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए सही आंसर। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज दरभंगा इन बिहार। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा। और ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 5 जून 2020 को जारी किया गया था उसको ये रिप्लेस करेगा। इस बिल के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी कि वो कुछ कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ वस्तुएं क्या होंगी, जैसे फूड आइटम्स, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो है पावर आ जाएगी। द बिल विल एक्सक्लूड कमोडिटीज़ लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में शामिल नहीं होंगी, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस एंड पोटैटोज। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है इन कमोडिटीज़ को जो है रेगुलेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि अगर युद्ध हो जाता है या फिर कहीं पर अकाल आ जाता है या फिर एकदम से अचानक से किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कोई ग्रेव नेचर की नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए असाधारण परिस्थितियों के साथ, तो इस समय में गवर्नमेंट इन कमोडिटीज़ को रेगुलेट कर सकती है। As per the bill, the government can regulate the stock of an essential commodity that a person can hold। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इसको तय कर सकती है कि एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है वो एक बार में किस एसेंशियल कमोडिटी का कितना जो है स्टॉक रख सकता है। लेकिन ये जो स्टॉक की लिमिट है या फिर जो फूड आइटम्स का रेगुलेशन है, ये गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं पीडीएस सिस्टम और टीपीडीएस सिस्टम के लिए इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
First is Essential Commodities Amendment Bill of 2020 will amend the Essential Commodities Act of 1955. The bill does not include commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes in the essential commodities list. Government can regulate these commodities in any circumstance, and government can regulate the stock of an essential commodity that a person can hold. आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा। विधेयक में आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। सरकार किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को विनियमित कर सकती है। सरकार एक आवश्यक वस्तु के स्टॉक को एक व्यक्ति कितना रख सकता है, इसे विनियमित कर सकती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप जज कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि सरकार जो है इन कमोडिटीज़ को रेगुलेट कर सकती है सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई वॉर की सिचुएशन है, कहीं पे अकाल पड़ जाता है, उस कंडीशन में ये रेगुलेट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक नया अवार्ड जो है उसको इंस्टीट्यूट किया है और इंजीनियर्स डे के ओकेजन पे AICTE विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड्स 2020 दिए गए। इसमें जो 12 संकाय सदस्य हैं ICT अनुमोदित संस्थानों के, यानी कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स के 12 फैकल्टी मेंबर्स को ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली बार जो है अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब इनको हर साल इंजीनियर्स डे पे दिया जाएगा नेशनल लेवल पे, ताकि जो भी मेरिटोरियस फैकल्टीज़ हैं उनको रिकग्नाइज किया जा सके। मेधावी संकायों को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार जो है लाया गया है। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसके ओकेजन पे ये अवार्ड दिए जाएंगे। AICTE की हम बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक वैधानिक निकाय है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1945 और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पहले जो है इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, लेकिन इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। और ये जो है डिसीजन अभी हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, तभी ये जो है डिसीजन लिया गया था। AICTE जो है ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं इससे जुड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज द मेरिटोरियस फैकल्टीज ऑन द इंजीनियर्स डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस पर मेधावी संकायों को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है? UGC बेस्ट फैकल्टी अवार्ड्स, विश्वेश्वरैया एक्सीलेंट फैकल्टी अवार्ड्स, AICTE विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड, प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग। So what will be the correct answer for this? The correct answer is option C, that is AICTE विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड्स जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया है। नेक्स्ट इज अ रेजोल्यूशन सीकिंग विड्रॉल ऑफ प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 हैज बीन पास्ड बाय तेलंगाना असेंबली। तेलंगाना की राज्य विधानसभा ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। जो ये प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 है, ये अमेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 को, और इसके लिए जो है इसके विड्रॉल के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्योंकि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है उनका मानना है कि ये फार्मर्स और स्टेट्स के अगेंस्ट काम करेगा, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो ये जो स्टेट का रोल है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, उस रोल को ये जो है छीन लेगा, उसकी भूमिका को ये छीन लेगा। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे कंसर्न शो किया गया है। तेलंगाना की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से जो है सेपरेट होकर जून 2014 में फॉर्म हुआ एज अ डिफरेंट स्टेट, एंड इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं तेलंगाना की।
तेलंगाना का जो स्टेट एनिमल है वो रेनडियर है, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, स्टेट ट्री जुमी चेतू है और जो स्टेट फ्लावर है वो तंगेडू है। राज्यसभा की सीट्स इसमें 7 है और जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 17 है इसमें। और ये अपना जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर हमने तेलंगाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। यहाँ पे गवर्नर कौन है? तमिलिसई सुंदरराजन है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली हैज पास द रेजोल्यूशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द प्रपोज्ड न्यू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड केरला। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट इज माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन महाराष्ट्र टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जो स्वास्थ्य दल है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में जाएंगे। तो ये जो है हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण करेंगे और उपचार का निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र की हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया ये जो है 3rd लार्जेस्ट स्टेट है भारत का, और पॉपुलेशन की बात करें तो 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ये अपनी बाउंड्री जो है 6 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एंड कर्नाटका। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, जिनको मर्ज कर दिया गया है, इनके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है? चीफ मिनिस्टर यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और इसमें लोकसभा की सीट्स कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 48 है और जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो 19 है। डिप्यूटी सीएम कौन है? डिप्यूटी सीएम कौन है महाराष्ट्र के? अजीत पवार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? निम्न में से किस राज्य ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अंडर द केपेक्स स्कीम। तो CAPX स्कीम योजना के तहत जम्मू और कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है हॉर्टिकल्चर, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर नामक का। और ये जो प्रोग्राम है दिस हैज बीन लॉन्च्ड एट पंचायत जसवान इन मार ब्लॉक ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन है ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो फार्मर्स हैं उनको कम से कम 3 जो फ्रूट्स हैं उनके प्लांट दिए जाएंगे जो कि 200 रुपये के होंगे और 90% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। फार्मर्स को ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि अभी तक कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जिनको अडॉप्ट करके वो जिन फ्रूट प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं अपने घर के पिछवाड़े में, और कैसे उनको इंसेक्ट्स और डिजीज से बचा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम तो इसमें इसको आर्टिकल 370 सस्पेंड होने के बाद जम्मू और कश्मीर जो पहले स्टेट था इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में इसको बांटा गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्थित है। इसकी विंटर कैपिटल जम्मू है और जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है। यहाँ पर काफ़ी फेमस वैलीज भी लोकेटेड हैं, जैसे तावी वैली, छेनाब वैली, पूंछ वैली, सिंध वैली और लिडार वैली। इसके अलावा जो वुलर लेक है और जो दाल लेक है ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है करेंटली वो कौन है? मनोज सिन्हा है। जो फर्स्ट LG थे लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन थे? GC मुर्मू थे।
और जीसी मुर्मू के रेजिग्नेशन के बाद मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो जीसी मुर्मू है वो करंटली कौन है? सीएजी है, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अ प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द CAPX स्कीम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? हाल ही में CAPX योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑर्गेनिक फ्रूट्स इन गार्डन, गो ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर एंड बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer is option D, that is backyard horticulture. Next is MedRobo has been developed by Diesel Loco Shield of Voltaire Division, विशाखापट्टनम। MedRobo को विशाखापट्टनम के वोल्टेयर डिवीजन के डीजल लोको शेड द्वारा विकसित किया गया है। ये MedRobo क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये एक रोबोट है जो असिस्ट करेगा हॉस्पिटल स्टाफ को इन सर्विंग कोविड-19 पेशेंट्स। इसको एक यूनिक मोबाइल ऐप के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और इसमें वाईफाई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये जो है बिना पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही उनको फूड भी दे सकता है। और यदि अगर कोई एबनॉर्मल जो हाई टेम्परेचर रीडिंग आएगी तो उस टाइम पर ये जो है अलार्म भी रेज कर सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डीजल लोको शेड ऑफ वोल्टेयर डिवीजन हैज डेवलप्ड अ रोबोट टू असिस्ट हॉस्पिटल स्टाफ इन सर्विंग कोविड-19 पेशेंट्स नेम डैश। वोल्टेयर डिवीजन के डीजल लोको शेड ने डैश नामक एक रोबोट विकसित किया है जो कोविड-19 रोगियों की सेवा करने में अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता करेगा। मेडरोबो, मेडबोट, कोरोबोट एंड मित्रा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेडरोबो। जो मेडबोट है इसको इंडियन रेलवेज के द्वारा बनाया गया था। इंडियन रेलवेज ने मेडबोट को डेवलप किया था। देन जो कोरोबोट है ये थाने का एक जो इंजीनियर स्टूडेंट था उसने कोरोबोट बनाया था। ये इंटरनेट बेस्ड पहला जो है रोबोट बनाया गया है। देन मित्रा, मित्रा बहुत ही काफ़ी न्यूज़ में था ये 2017 में, क्योंकि एक इवेंट में इसने पीएम मोदी से इंटरेक्ट किया था और इसको जो है इन्वेंटो रोबोटिक्स के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और अभी जो है ये न्यूज़ में था मित्रा, क्योंकि मित्रा को जो है काफ़ी हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किया गया है ताकि ये जो है इंटरेक्ट कर सके कोविड-19 पेशेंट्स के साथ और वो कोविड-19 पेशेंट जो है वो अपने घर वालों से बात कर सके, क्योंकि अभी मिलना अलाउड नहीं रहता है इसीलिए। तो मित्रा जो है काफ़ी न्यूज़ में था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इजराइल, यूएई एंड बहरीन हैव साइन द फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील इन 26 ईयर्स नेम्ड अब्राहम अकॉर्ड। इजराइल, यूएई और बहरीन ने 26 साल में पहले अरब इजराइल शांति समझौते यानी अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये यूएस ब्रोकर डील है और ये जो अकॉर्ड है इसमें इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन नहीं है कुछ भी। यूएई और बहरीन जो है उन्होंने अभी अनाउंस किया था, हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा ही था। पहले यूएई ने अनाउंस किया था कि वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करना चाहता है। उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले बहरीन ने भी एग्री किया कि इट वांट टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशन विद इजराइल। इजिप्ट जो है वो पहली अरब कंट्री थी जिसने पीस एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ 1979 में। उसके बाद जॉर्डन ने 1994 में किया और अब यूएई और बहरीन ने भी साइन किया है। तो अब एक ये नया रास्ता खुल गया है बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, बाकी अरब नेशंस के लिए, कि वो इजराइल के साथ जो है वो पीस डील साइन करें। हालांकि जो फ़लस्तीन है, जो फ़लस्तीनी है, वो इससे खुश नहीं है क्योंकि इसमें इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं की गई है। As per the accord, the two countries will establish their embassies in Israel and will cooperate in various sectors like tourism, trade, security and health. जो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो दोनों देश हैं वो अपने अपने जो एम्बेसीज इजराइल में स्थापित करेंगे और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे जैसे पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा और स्वास्थ्य। चलिए हम लोग इन कंट्रीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इजराइल, पहले आप इजराइल की यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए। ये इजराइल है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री है विच इज़ लोकेटेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी। फिर यूएई, ये यहाँ पर यूएई लोकेटेड है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। एंड यूएई जो है ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला।
उसके बाद बहरीन, बहरीन की आप देख सकते हैं, बहरीन की कैपिटल मनामा है। ये कंट्री है इन द पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बहरीन लोकेटेड है। करेंसी इजराइल की इजरायली शकील है, यूएई की यूएई दिरहम है, और बहरीन की बहरीनी दिनार है। प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, यूएई के मोहम्मद बिन रशीद अल मुख्तम हैं, और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। प्रेसिडेंट इजराइल के रूवन रिवलिन हैं, और यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नयन हैं, ठीक है, और बहरीन में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, मोनार्क कंट्री है ये। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द कंट्रीज दैट हैव साइन द अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के नाम बताइए। इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, इजराइल, यूएई एंड बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल, यूएई एंड बहरीन। Moving forward, next is Uttar Pradesh Special Security Force will be formed in the next 3 months. तो यूपी गवर्नमेंट जो है, जिसने अभी जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 पारित किया, तो इसका जो स्थापना है यूपी एसएसएफ की, यानी कि यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की, अगले 3 महीने में की जाएगी, और इसके लिए डीजीपी को कहा गया है कि एक रोड मैप तैयार किया जाए। The creation of UPSSF was announced on 26 June 2020, और इसको 31 अगस्त 2020 को नोटिफाई किया गया। 30 जुलाई को यूपी कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया कि 9,900 पर्सनल के साथ जो है फर्स्ट फेज में इस फोर्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। An additional Director General level officer will lead the UPSSF, and the force will provide security to notified persons, residential premises and other vital installations such as courts, metro rail, airports and banks। तो ये बल अधिसूचित व्यक्तियों, आवासीय परिसरों और अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों और बैंकों जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका जो सेक्शन 10 है उसमें दिया हुआ है कि जो यूपी एसएसएफ है, इसको पावर है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट द वारंट एंड एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। तो जो इसका सेक्शन 10 है वो सीआईएसएफ के सेक्शन 11 के जैसा है। सीआईएसएफ का जो एक्ट है 1968 का, उसके सिमिलर है, क्योंकि जो सेक्शन 11 है सीआईएसएफ एक्ट का, उसमें दिया गया है कि सीआईएसएफ की पावर है, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, वो किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट द वारंट। तो सिमिलर पावर जो है वो यूपी एसएसएफ को प्रोवाइड की जाएगी। सीआईएसएफ की हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया, और इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और करंटली ये 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और अलग अलग जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पर? राजेश रंजन है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में है। और यूपी के अलावा जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र, 2 ऐसी स्टेट हैं जिनके पास इस तरह की फोर्सेस हैं। उन्होंने स्थापित किया अलग अलग एक्ट्स के अंतर्गत इस तरह की फोर्स को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैड पास्ड यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 2020 टू फॉर्म यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स? उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 पास किया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में एक समान प्रकार का बल है? पंजाब एंड हरियाणा, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी बताया मैंने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। So friends, here we have comprehensively covered daily current affairs and उससे related important questions भी देखे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।